हेलो डियर स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके आंसर आपको एक लाइन या एक वर्ड में यानी कि एक शब्द में लिखना होता है, जिसको बोलते हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन आते हैं। अगर आते हैं तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को लेके मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार करे, 50+ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताऊंगा और जिनको आपको पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछा गया है, इसके आंसर एक शब्द या एक लाइन में देना होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास जिसमें हम बात कर रहे हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा गया है वो है अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। अर्थशास्त्र के 4 प्रकार के जो है विचारधारा दिया गया, धन संबंधी, कल्याण संबंधी, दुर्लभता और विकास। तो यहाँ पर जब दुर्लभता संबंधी परिभाषा देने वाले थे वो कौन थे? इसका नाम है दुर्लभता प्रोफेसर रॉबिन्स। कौन थे? प्रोफेसर रॉबिन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर नॉर्मली आप कहीं पर देखेंगे कई लोग इसका जवाब देते हैं शक्तिकांत दास। लो ध्यान में रखिएगा, शक्तिकांत दास अब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है गवर्नर बदल गए हैं। अब जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा अभी भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर है। अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा देने वाले थे अर्थशास्त्र के जन्मदाता प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ, इन्होंने जो है कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एक क्वेश्चन और आता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो उसका जवाब होगा आपका एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जन्मदाता, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर एडम स्मिथ। आगे बढ़े, अर्थशास्त्र के आर्थिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण मतलब अर्थशास्त्र लोगों के अर्थ का कल्याण करता है। यह परिभाषा किसने दी? जब हम इस परिभाषा की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है तो इसके परिभाषा देने वाले थे प्रोफेसर पीगू। कौन थे? प्रोफेसर पीगू नाम लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र किस विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी? किस विचारधारा? अर्थशास्त्र सैमुअलसन थे विकासवादी विचारधारा के, और इसी विचारधारा के कारण उनको बाद में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। सैमुअलसन, उन्होंने विकास के संदर्भ में परिभाषा दिया था। सभी सुखों का एकमात्र आधार धन है। वास्तव में आज की परिस्थितियों को देखेंगे, धन ही सुखों का आधार है। भले ही धन से सुख नहीं आता है, लेकिन सुख के सारे साधन धन से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। अगर वो सुखी बोल रहा है वो सबसे बड़ा झूठा है। ठीक है, क्योंकि वो तिल तिल मरता रहता है बिना धन के अभाव में। और इस बात को किसने कहा था कि सारे सुख धन से ही आते हैं? और इसके जन्मदाता थे प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि धन ही वो चीज है जो एक व्यक्ति को जिंदा रखता है, वरना गरीब आदमी तो हर पल मरता है। नेक्स्ट है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? आर्थिक मनुष्य मतलब जो धन से जुड़ा हुआ है, धन का अध्ययन करता है। इस कल्पना के भी जन्मदाता प्रोफेसर एडम स्मिथ ही थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो 1935 में, लेकिन उस समय ये एक प्राइवेट संस्था थी। बाद में आजादी के बाद 1947 के बाद रिजर्व बैंक को सरकार के अंडर में लाया गया और उसके अंदर भारत के अंतर्गत सभी जो है वित्तीय संस्थाओं को अध्ययन किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को, 1949। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? आजादी के बाद 1948 में एक आईपीआर आया था। इस आईपीआर में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया। मिश्रित मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी साथ साथ सार्वजनिक दोनों ही के द्वारा देश के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। यानी जितने भी आर्थिक कार्य दोनों मिलकर करेंगे, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से बताया गया। और विश्व का सबसे बड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ही है। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसे होता है? उत्पादन संभावना वक्र जब बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनता है।
तो ये मूल बिंदु इसको बोलते हैं। तो ये मूल बिंदु की ओर कैसा है, झुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु की ओर नतोदर है, या फिर कहीं के लिखते हैं अवनतोदर, मतलब झुका होना, अवनतोदर होता है। शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर शोषण होता है और सरकारीकरण कानूनी रूप से हो जाता है, और ये सरकारीकरण मतलब जहां पर सरकार का राज होता है, और सरकार का राज होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। कहां पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है? एक ऐसा वक्र जहां पर विभिन्न चुनावों को दर्शाया जाता है, और चुनावों की अनुसूची बनाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पर उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां वर्ग संघर्ष मतलब अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई होती है, और ये होता है अक्सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारी चीजें पूंजीवादों के साथ, गरीब लोग गरीब और अमीर अमीर, तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? निजी क्षेत्र को यहाँ पर सेकेंडरी कर दिया जाता है, और समाजवादी मतलब सरकार के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? पूंजीवाद में सभी संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं होती हैं इस अर्थव्यवस्था में काम करती है ना, जैसे हृदय मतलब जानते हैं, हमारा हृदय पूरी बॉडी का है, हृदय धड़कता है, पूरी बॉडी काम करती है, हार्ट अटैक मतलब खत्म। तो यहाँ पर पूंजीवाद में किस लिए काम होता है? संस्थाओं का जो हृदय होता है ना, वो होता है लाभ। यहाँ पर सारी आर्थिक क्रियाएं लाभ के लिए की जाती है, लाभ नहीं तो वो काम नहीं होगा। यहाँ पर पूरी क्रियाएं लाभ के लिए किया जाता है, लाभ है तभी ये क्रियाएं अपनाई जाती है। प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? प्राथमिकताओं के आधार पर, ये प्राथमिकता ये पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, इस प्रकार से जो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? प्राथमिकता वो है सरकार। कौन करती है? सरकार, क्योंकि सरकार ही तय करना है क्या उत्पादन करना है, कौन उत्पादन नहीं करना है। किस स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता घटने लगती है? एक टाइम के होता है ये सीमांत उपयोगिता है, और ये कुल उपयोगिता जाके घटने लगती है। तो किस स्तर के बाद? ये एक ऐसा स्तर जहां पर दोनों ही क्या होते हैं? संतुलन होते हैं, मतलब संतुलन बिंदु के बाद, संतुलन या संतृप्ति के बाद, जब उपभोक्ता को संतृप्ति हो जाती है, संतृप्ति के बाद उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या होता है? मतलब किस बिंदु पर एक उपभोक्ता को सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है? वो होता है क्या चीज? वो होती है उपभोक्ता साम्य के बिंदु पर, उपभोक्ता संतुलन की बिंदु पर होता है। ठीक है, जहां पर एक उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार? विलासिता वस्तु ये ऐसी वस्तु होती है जिसकी मांग बेसिकली जब पैसा थोड़ा कम हो जाता तब बढ़ जाती है। तो यहां पर विलासिता वस्तुओं की मांग ऐसी होती है, लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी प्राइस कम हो लोग इसकी मांग ज्यादा करने लगते हैं। हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है? हस्तांतरण आय कहा जाता है अवसर लागत को, अवसर लागत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग किसके बराबर है? स्थिर लागत यानी कि टीएफसी, परिवर्तनशील लागत टीवीसी, इन दोनों का योग टीसी यानी कि कुल लागत के बराबर होता है। दैट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट। कीमत में थोड़ी सी गिरावट होने पर वस्तु की पूर्ति शून्य हो जाती है। अगर कीमत में 5% की गिरावट हो और पूर्ति शून्य हो जाए, इसका मतलब होता है यहां पर जो पूर्ति की लोच है वो कैसी है? अधिक लोचदार। कैसी है? सॉरी, पूर्णता लोचदार है ना, पूरी शून्य हो जा रही है, तो यहां पर मतलब पूर्ण लोचदार पूर्ति है।
उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि को हमको बोलते हैं सीमांत आगम। सीमांत आगम, दैट इज एमआर। एक फर्म साम्य की दशा में कौन सा लाभ प्राप्त करता है? एक फर्म साम्य की दशा में हमेशा सामान्य लाभ ही प्राप्त करता है। सामान्य लाभ इसका आंसर होगा, ठीक है, सामान्य लाभ प्राप्त करता है। और नॉर्मली सामान्य लाभ के लिए पूरा बिजनेस किया जाता है, ठीक है। टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार होता है? टमाटर एक ऐसी चीज है जल्दी खराब हो जाता है, तो टमाटर की बाजार की बात करते हैं। ये अल्पकालीन बाजार होता है, अल्पकालीन बाजार, या फिर कहेंगे इसका जो जवाब होता है पूर्ण प्रतियोगिता भी लिखा जाता है। पूर्ण, क्योंकि केवल टमाटर की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो आप। बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता रहता है? ये घूमता है। बाजार मूल्य किसके चारों, जैसे ये है, ठीक है, कुछ इस प्रकार सा डायग्राम बनता है। ये जो है मार्केट प्राइस है और इसको बोलते हैं नॉर्मल प्राइस। इसका मतलब तो बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य यानी कि सामान्य कीमत के आसपास ही घूमता रहता है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को कौन सा लाभ प्राप्त होता है? पूर्ण प्रतियोगिता चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, हमेशा पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमतें हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कहा था वस्तु की कीमत में समय बहुत जरूरी है, और ये देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल। असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है? केवल एक ही एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां असामान्य लाभ या हानि हो सकती है, वो है एकाधिकार, क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण वो खुद करता है, तो ऐसे में असामान्य लाभ भी हो सकता है, कभी कभी हानि भी हो जाती है। व्यावहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है? अगर वास्तविक जगत में ढूंढने जाए तो वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि आज के टाइम में हर एक वस्तु का प्रतिस्थापन मौजूद है, तो पूर्ण प्रतियोगिता कहता है कि प्रतिस्थापन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, कीमत सीमा के परिणाम स्वरूप कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कीमत सीमा के, अगर कीमत सीमा तय कर दिया जाए कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, जो कीमत सीमा के प्रतिशत हमेशा एक अर्थव्यवस्था में अभाव, ठीक है, अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कीमत सीमा के अपना, और इसकी बात करते हैं तो इस स्थिति में हमेशा न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? नॉर्मली वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति के द्वारा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें, 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है। तृतीयक, या फिर इसको हम क्या सकते हैं, सेवा क्षेत्र लिख सकते हैं, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को क्या कहा जाता है? तो अंतिम स्टॉक में से जब प्रारंभिक स्टॉक को घटा दिया जाएगा तो उसको बोला जाता है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक होती है? राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है इसका मतलब ये बताया जाता है कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय बताता है। वर्ष में कौन सी वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? किस वस्तु को जोड़ा जाता है? तो हमेशा राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को, ठीक है। मांग अधिक किसे जन्म देता है? देश में अगर मांग अधिक है यानी कि एडी इज मोर देन एएस है, तो इससे एक देश में क्या जन्म होता है?
इसमें मांग अधिक एक देश के लिए जन्म देता है किसको? मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति को जन्म देता है। अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? किसी भी देश में अभावी मांग यानी कि न्यून मांग अगर है, मुद्रा अपस्फीति है, तो इसको संतुलित करने का उपाय सिंपल सा है कि सरकारी जो व्यय है, सरकार अपने व्यय को क्या कर दिया? सरकारी व्यय में वृद्धि कर दिया, बढ़ा दिया। सरकारी व्यय वृद्धि होने से ऑटोमेटिक मुद्रा पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, बेरोजगारी का न्यून मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बेरोजगारी का न्यून मांग सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्रोफेसर J.M. कीन्स ने, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का नाम बताइए। तो ब्याज का सिद्धांत का नाम है तरलता पसंदगी सिद्धांत। तरलता पसंदगी सिद्धांत नोट करके रखिएगा, जरूरी क्वेश्चन है। अभावी मांग को संतुलित करने का सेम रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस। ये इसमें तो हम लिखेंगे सरकारी व्ययों में वृद्धि कर दिया जाए, सरकारी व्ययों में वृद्धि किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली बैंक का नाम बताइए। जो कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे वो है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। बैंक केवल द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, वरन ये द्रव्य के सृजनकर्ता भी है। तो मतलब बैंक जो है केवल और केवल लोन बांटने वाले नहीं, लोन को जनरेट करने वाली संस्था होती है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन देने वाले थे प्रोफेसर क्राउथर। प्रोफेसर क्राउथर ने कहा था। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसको होता है? एक देश में कागज की मुद्रा की नोटों को जारी करने का अधिकार उस देश के केंद्रीय बैंक को होता है। किसका होता है? केंद्रीय बैंक को होता है। अगर भारत में कहे तो किसको है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। ठीक है, आगे अतिरिक्त बजट का अर्थ लिखिए। अतिरिक्त बजट एक ऐसा बजट है जहां पर देश का सरकारी प्राप्तियां ज्यादा होती है सरकारी व्यय की तुलना में। मतलब बजट प्राप्तियां बजट व्यय की तुलना में ज्यादा है सरकारी। आप क्या लिखेंगे? बजट लिखिए तो बेटर रहेगा। बजट प्राप्तियां बजट व्यय के कंपैरिजन में जहां ज्यादा होता है उसको अतिरिक्त बजट के नाम से जानते हैं। शिक्षा का व्यय कैसा व्यय माना जाता है? कि देश में शिक्षा के ऊपर किया गया व्यय विकास व्यय के नाम से जानते हैं, तो ये भी सही है। या फिर इसको राजस्व व्यय के नाम से भी लिख सकते हैं। ये राजस्व व्यय, कैसा व्यय? राजस्व व्यय। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? जैसे भारत में 1 फरवरी को बजट आता है और उस बजट को पेश किया जाता है कहां पर? संसद में, और संसद द्वारा ही चर्चा के बाद उसको पारित किया जाता है। सरकार द्वारा जुलाई 2017 में कौन सा कर लगाया गया? 2017 में जो कर लगाया था नया कर, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, शॉर्ट में क्या बोलते इसको? GST। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? एक देश में सरकार हमेशा एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार करती है। किसके लिए? एक वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करती हैं। नई व्यापार नीति की घोषणा किस सन में की गई थी? नई व्यापार नीति की घोषणा की गई थी 1991 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारतीयों के आयात कैसे हो जाएंगे? अगर भारत का पैसा अवमूल्यन हो जाए, मतलब यहाँ आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाए, तो ऐसे में जो आयात होता है, आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? भारतीय आयात कैसे हो जाते हैं? कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुद्रा महंगी हो जाएगी। पूंजी खाते से किस बात का ज्ञान होता है? पूंजी खाता किसी भी देश में ये बताता है कि उस देश में पूंजी का प्रवाह किस प्रकार से है। पूंजी प्रवाह के बारे में बताता है, कितना लेन देन हो रहा है, कितना ज्यादा। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य, एक देश की मुद्रा को एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय दर।
फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, कोई डाउट हो जरूर बताइएगा, कहीं पर भी लगता है और अच्छा लगता है क्लास की, इससे आपको फायदा मिल रहा है तो जरूर शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।